आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की कक्षा में हम पत्र लेखन से संबंधित आने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वन रक्षक का एग्ज़ाम हो, एसआई का एग्ज़ाम हो, वीडियो का हो या फिर लेखपाल का हो, मंडी परिषद का हो, गन्ना पर्यवेक्षक का हो, नलकूप ऑपरेटर का हो, इन सब की जो परीक्षाएं होती हैं इनमें पत्र लेखन से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, आज की कक्षा में निपटा लेंगे। तो बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। देखिए, मैं कुछ और बात कहना चाहूँगा, आप इसे ज़रा ध्यान से सुनिए, जल्दबाजी ना करें। पत्र लेखन में अगर आपने पत्र के व्यवहार को नहीं समझा तो आप उसके प्रश्न नहीं बना पाएंगे। हर बार पत्र लेखन से कोई ना कोई ऐसा नया प्रश्न बनता है जो उससे पहले कभी नहीं बना होगा, यानी कि एग्जामिनर अपने दिमाग की उपज से बना के देता है। तो अगर आप किसी पत्र के फॉर्मेट को अच्छे से समझ जाएंगे कि ये होता क्या है, इसका काम क्या होता है, तो आप उन प्रश्नों के जवाब अच्छे से दे पाएंगे। आप केवल पॉइंट टू पॉइंट वन लाइनर करके आप पत्र लेखन संबंधी प्रश्न नहीं बना पाएंगे। शुरुआत में मैंने सोचा था कि मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूं जैसे मैं करवाता आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप कॉपी और पेन उठा लीजिएगा, नोट्स बनाते चलें, अच्छा सा टॉपिक है, समझेंगे। देखिए, मुश्किल पता थोड़ी क्या हो जाती है, वर्तमान समय में दैनिक जीवन में हमारे पत्रों का कोई यूज नहीं रहा। हाँ या ना? आप लोग भी, अरे पत्र कौन भेजता है यार, अब है नहीं, फ़ोन लगा लेंगे, तुरंत बात कर लेंगे, सेकंडों में बात हो जाती है, वीडियो कॉल तक का ऑप्शन अवेलेबल है। तो पत्र का पता काम क्या है? पत्र जो है एक तरह के सबूत के तौर में सरकारी काम काज में ही बचा रह गया बस। आपने देखा होगा, आप कभी बिजली के विभाग में जाते हैं या फिर आप किसी में भी जाते हो, शिक्षा विभाग में जाते हो, अपने स्कूल में जाते हो, तो आपको क्या होता है कि पत्र लिख के देना पड़ता है। उसका रीज़न क्या है कि वे अपने रिकॉर्ड में उसे रख सके कि इस नाम का व्यक्ति ने इस नाम की रिक्वेस्ट की है या ऐसा काम किया। केवल रिकॉर्ड के लिए पत्र का चलन है, और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में 5 साल या 10 साल में ये चीज़ भी खत्म हो जाए। ठीक है, आपको पता ही है हमारी संसद बननी है पेपरलेस, तो रिकॉर्ड रखने के लिए केवल पत्र लेखन सरकारी स्तर पर चलता है, दैनिक जीवन में बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है, आप में से जितने लोग बाहर रहते हैं, कितने लोग अपने मम्मी पापा को पत्र भेजते हैं, है कि नहीं? नहीं भेजते ना। तो देखते हैं, देखिए पत्र लेखन है क्या। देखो, पत्र लेखन जो है ना, अगर हम पत्र लेखन की बात करेंगे तो एक ललित कला एवं उपयोगी कला है। तो पत्र लेखन कैसी कला हो गई जी? ललित कला भी है, उपयोगी कला भी है। ललित कला का मतलब यह है कि जिसमें हमारा मन लगे, मनोरंजन के लिए जो हम काम करते हैं वो ललित कला में आता है। उपयोगी कला का मतलब जो लोग पत्र लेखन का कार्य करते थे पहले, उन्हें पैसे भी मिल जाया करते थे। ठीक है, डाक विभाग के सामने बहुत सारे लोग बैठे रहते थे पहले ज़माने में कि भैया मामा को पत्र लिखना है जी, चाचा को पत्र लिखना, तो लिख दियो जरा। तो चिट्ठी लिखने का काम भी था, बदले में कुछ पैसे लेते थे। ठीक है, आज के समय में ये काम बिल्कुल बंद हो गया। तो पत्र लेखन एक ललित कला है और साथ ही साथ एक उपयोगी कला है। दूसरी बात क्या है? पत्र भेजने वाले को बोलते हैं प्रेषक, और पत्र जिसके नाम भेजा जाता है या पत्र जिसे मिलता है या जो पत्र को रिसीव करता है उसे कहते हैं प्रेषिती। ठीक है, भेजने वाला प्रेषक और प्राप्त करने वाला हो गया क्या जी? प्रेषिती। ये प्रश्न दोनों आ चुके हैं, प्रेषिती वाला तो कई बार आया है, तो नोट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन स्थानीय प्रलेख का कार्य करता है। प्रलेख में बता रहा था, प्रलेख का मतलब हो गया सबूत। ठीक है, व्यावसायिक क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन की उपयोगिता यानी कि सरकारी स्तर पर या व्यावसायिक स्तर पर इस लेवल की रह गई कि एक सबूत के तौर पर रखा जाता है। अगर मैं मुंह जबानी कोई बात कहूं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कोई चीज़ भेजूं, तो संबंधित अधिकारी ये भी कह सकता है कि भैया मैंने देखा नहीं, या मुझसे भूल गया, या मैं डिलीट हो गया। ठीक है, मुझसे डिलीट हो गया, बहाने भी मिला सकता है। लेकिन अगर आपने लिखित हार्ड कॉपी दी है और अटैच्ड करवा ली है उससे, तो मतलब ये था कि ये सूचना उसे मिल गई है या आपने जो भी प्रार्थना की थी वो उस तक पहुंच गई है। तो स्थायी प्रलेख का कार्य करता। प्रलेख का मतलब हो गया सबूत। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान रखना बिल्कुल। आगे देखते हैं नेक्स्ट। पत्र भैया 2 प्रकार के होते हैं। एक पत्र होता है जिसे हम कहते हैं औपचारिक पत्र, औपचारिक, और एक होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को कहते हैं इनफॉर्मल लेटर और औपचारिक पत्र को कहते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है, अब दोनों को अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप जान पाएंगे कि कौन सा पत्र की भाषा औपचारिक है और कौन से की अनौपचारिक है। समझ लीजिएगा क्या है। देखिए, औपचारिक से बना है औपचारिकता, फॉर्मेलिटी। गुड मॉर्निंग की जगह जब मैसेज लिखा हुआ आया सुबह सुबह व्हाट्सएप पे GM, तो पता क्या कहते हैं? हाँ, औपचारिकता मत करो,
फॉर्मेलिटी मत करो। कहते नहीं कहते, गुड मॉर्निंग की जगह GM लिख दिया, बताओ यार, आगे स्माइली भी ना लगाई, तो क्या कहते हैं कि औपचारिकता मत करो या फॉर्मेलिटी मत करो। हाँ हाँ, आप तो भैया फॉर्मेलिटी करोगे या क्यों कर रहे हो? तो फॉर्मेलिटी का मतलब यह है कि सीमित शब्द होने चाहिए। गुड मॉर्निंग की जगह GM लिखा, समझ में आई? तो औपचारिक पत्र वे होते हैं जिनकी भाषा लिमिटेड होती है और उन्हें हम एक खास विधि से लिख सकते हैं। उन्हें लिखने की विधि होती है कि सबसे पहले हम पत्र संख्या डालेंगे, उसके बाद विभाग का नाम डालेंगे, उसके बाद हम सेवा में लिखेंगे, उसके बाद महोदय या कोई संबोधन देंगे, फिर नीचे लिखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इनका एक फॉर्मेट होता है पहले से ही, उसी फॉर्मेट के आधार पर लिखे जाते हैं, ठीक है, जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक का मतलब यह है कि जिसमें फॉर्मेलिटी ना हो। फॉर्मेलिटी ना होगी तो भैया खूब बोलेंगे। गुड मॉर्निंग की जगह लिखेंगे कि आज तितलियां मतलब फड़फड़ा रही हैं, चिड़ियों की चहचहा रही है, ए दोस्त मेरे उठ जा, देख सूरज की किरणें तेरी खिड़की से अंदर आ रही हैं। लिखेंगे ना, लिखेंगे। फिर नीचे लिखेंगे तुम्हें मेरे प्यारे साथी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। ये भैया ये बकवास, ठीक है। तो अनौपचारिक पत्रों में क्या होता है? अनौपचारिक पत्रों में व्यक्ति के पास शब्द सीमा नहीं होती है, अपनी जो मर्जी चाहे जैसे चाहे वैसे लिख दे, डेट डाले या ना डाले कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो अनौपचारिक पत्रों में हमारे पास होता क्या है? अनौपचारिक पत्रों में एक तो ये पारिवारिक होते हैं या व्यक्तिगत होते हैं। अपने भाई को जो पत्र लिखा, अपने पिताजी को जो पत्र लिखा, अपने मित्र को जो पत्र लिखा, ठीक है, तो ये सारे के सारे व्यक्तिगत और ये पारिवारिक होते हैं। इनकी भाषा अनौपचारिक होती है। वो जो तकियों के नीचे से पकड़े जाते थे ना पहले, पिक्चरों में देखा होगा, और घर वाले कूटते हैं बढ़िया, वो अनौपचारिक पत्र ही होते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या, इन्हें लिखने के लिए किसी विधि की जरूरत नहीं पड़ती, किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती, जो मर्जी वैसे लिखो, बस ये पता चल जा पढ़ने वाले को कि लिखा किसने है, ठीक है। बिना नाम के भी भेज दे करते थे पहले, मजेखोरी में पत्र लिख दिया, लेटर लंबा चौड़ा, नाम लिखा ही नहीं, भाई पढ़ने वाला बड़ा कंफ्यूज। तो मतलब ये था कि भाई अगर लिखना चाह रहे हो दोस्त को तो लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये पत्र लेखक को अपने विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति को स्थान देते हैं। अभी बता चुका मैं, जैसे मर्जी वैसे गुड मॉर्निंग बोलो, गुड नाइट बोलो, जैसे मर्जी, समझ में आई? तो ये क्या करेंगे भाई साहब, ये पूर्ण अभिव्यक्ति मतलब जो मन मारा वो लिखो। जैसे व्हाट्सएप का मैसेज जो लंबा चौड़ा भेजते हैं किसी के जन्म दिवस पे, सुबह को या रात को गुड नाइट का मैसेज है कि नहीं, तो ये सारे का सारा जो लिखा जाता है ये अनौपचारिकता के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत आगे कौन कौन से पत्र, देखो, निमंत्रण पद, किसी को शादी में बुलाना है, किसी को बर्थडे में बुलाना है, ठीक है, किसी को पिताजी से पैसे मंगवाने हैं, पिताजी से कोई बात कहनी है, अपने दोस्त से कोई बात करनी है, घर वालों का कुशल मंगल पूछना है, किसी मित्र का कुशल मंगल पूछना है, किसी मित्र की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है, तो सारे के सारे अनौपचारिक पत्र कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल होते हैं या फैमिली वाले लेटर होते हैं, इसके अंतर्गत ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा मित्र को लिखा पत्र, पिता को लिखा पत्र, बाकी मैं आपको अभी बता चुका हूं, आप नोट कर लीजिएगा, ये सारे के सारे अनौपचारिक में आएंगे। अनौपचारिक का मतलब नो वर्ड्स लिमिट, कोई शब्दों की सीमा नहीं है, जितनी मर्जी उतना लिखो, ठीक है, जो मर्जी स्माइली इमोजी लगा के वो लिखो, ठीक है। अब देखेंगे औपचारिक पत्र कौन से होते हैं भैया। औपचारिक का मतलब वही, फॉर्मेलिटी मत करो भैया, फॉर्मल लेटर होते हैं, शब्द सीमा निश्चित रहेगी, निश्चित विधि के अनुसार लिखे जाएंगे, और साथ ही साथ इसमें हम फालतू की बकवास नहीं कर सकते, सीधी बात, नो बकवास वाले पत्र होते हैं, ठीक है। तो औपचारिक पत्रों में क्या होगा, ये विविध नियमों एवं विधि से लिखे जाते हैं, नियमों का पालन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो महोदय से संबोधन करेंगे, समझ में आई। साथ ही साथ हम लास्ट में प्रार्थी लिखेंगे अगर प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो, या फिर उसके बाद लिखेंगे आपका आज्ञाकारी, जैसे एप्लीकेशन में लिखते थे तो प्रार्थना पत्र हो गया, एक तरीके से लिखा जाता था ना। एग्जाम में लिखने को आता पहले सेवा में, फिर कोमा लगाएंगे, फिर नीचे प्रधानाचार्य, ये फिर महोदय, फिर कोमा, तो इनकी एक विधि होती है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इन्हें नोट कर लीजिएगा फटाफट। शासकीय पत्र, परिपत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अशासकीय पत्र। शासकीय पत्र को सरकारी पत्र भी कह सकते हैं और अशासकीय पत्र को असरकारी पत्र भी कह सकते हैं, और अर्ध सरकारी पत्र को अर्ध शासकीय पत्र भी कह सकते हैं। शासकीय का मतलब हो गया भैया क्या, सरकारी, ठीक है। तो ये सारे के सारे शासन आदेश, अधिसूचना,
कार्यालय आदेश, डिस्पैच, अनुस्मारक, इसके अलावा विज्ञप्ति, जितने भी सरकारी कामकाज में सरकार की तरफ से या किसी कार्यालय की तरफ से या किसी कार्यालय में अपने अंदर ही अंदर जितने भी पत्र लिखे जाते हैं सारे के सारे औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। सवाल आएगा निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है, तो आपको ऑप्शन में लगाना है निमंत्रण पत्र, व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, पिता को लिखा गया पत्र। ये औपचारिक नहीं है, ये कैसे हैं, अनौपचारिक है। तो व्यक्तिगत और पारिवारिक को छोड़ देंगे तो जितना बचेगा सारे के सारे किस में आ जाएंगे जी, औपचारिक में आ जाएंगे, यानी कि फॉर्मल लेटर में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें केवल आवश्यक सूचनाओं, दिशा निर्देशों, कार्यों, घटनाओं आदि का वर्णन किया जाता है। मैंने अभी बताया सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, सीधी सीधी बात, जो काम है भैया टू द पॉइंट बात होती है, फालतू की बात नहीं है। क्यों भैया, सरकारी अधिकारी बैठा है, उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि शुरू में दुनिया भर की बात सुने। ठीक है, ऐसी व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र, प्रार्थना पत्र आदि भी औपचारिक पत्र होते हैं। देखिए, व्यावसायिक पत्र का मतलब हो गया जितने भी पत्र, जैसे मुझे किसी डीलर से, बुक सेलर है कोई, मुझे उनसे किताब मंगानी है, तो जो भी पत्र मैं लिखूंगा उन्हें तो लिमिटेड लिखूंगा, मतलब मैं उनसे काम की बात ही तो करूंगा ना भाई कि मैं ये किताबों की सूची भेज दीजिएगा, इतने रुपए का मनी ऑर्डर भेज रहा हूं। ठीक है, अब तो पेटीएम कर देते हैं, पहले जमाने में चलते थे। कार्यालय पत्र अभी भी चलते हैं। कार्यालय पत्र में ये सारे के सारे कार्यालय पत्र के अंतर्गत आते हैं। और प्रार्थना पत्र जो है ये हमारा औपचारिक पत्र होता है। अरे प्रिंसिपल को लिखने के लिए भी तो आपको कुछ सीमित फॉर्मेट होते थे ना, 2 दिन का लिखिएगा तो रट लेते थे उसे, वही उतारिया करते थे एप्लीकेशन अंग्रेजी में और हिंदी में। ठीक है, 2 दिन का अवकाश चाहिए, बुखार आ गया या घर से बाहर गए हैं तो छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, तो उसका एक फॉर्मेट होता था ना, अपनी तरफ से थोड़ा लिखते थे, गुरुजी लिखते थे, हम उतार कर रट ले करते थे, फटाफट लिखिया करते थे। समझ में आ रही बात? ये अपरिचितों को लिखे जाते हैं, प्रायः अपरिचितों को लिखे जाते हैं, परिचितों को नहीं लिखे जाते। हो सकता है कि आपने किसी बुक सेलर से या फिर आपने किसी अधिकारी को 2-3 बार एप्लीकेशन दे दी हो, वो आपको जान गया हो, लेकिन जब पहली बार लिखोगे तो लिखोगे अपरिचितों को। ठीक है, इसमें अभिवादन नहीं किया जाता, ये वाली बात जरूरी है। देखिए, औपचारिक पत्र में अभिवादन की आवश्यकता नहीं होती। अभिवादन किसे कहते हैं? अभिवादन का मतलब होता है मेरा आशीर्वाद, प्रणाम माताजी, या शुभाशीष। पिताजी लिखेंगे तो कहेंगे शुभाशीष पुत्र, लास्ट में जो लिखते थे। तो जो भी दुआ दी जाती है, शुभाशीष हो गया, प्रणाम हो गया, नमस्ते हो गया, जैसे नमस्ते पिताजी। ठीक है, तो ये सारे के सारे औपचारिक पत्र में लिखे जाएगा, मतलब नमस्ते डीएम साहब, ये नहीं लिखेंगे आप इसमें। ठीक है, तो इसमें अभिवादन नहीं होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं। संबोधन जो होता है शुरुआत में प्रायः महोदय से शुरू होता है, महोदय कहते हैं। और जो अधोलेखन होता है, अधोलेखन का मतलब पत्र के नीचे आपका आज्ञाकारी लिखते थे या प्रार्थी लिखते थे प्रार्थना पत्र में, तो उसकी जगह प्रायः जो होता है वहां पे भवदीय लिखा होता है। ठीक है, और कोई अगर आदेश है तो उसमें आज्ञा से लिखा होगा, तो भवदीय लिखा होगा अधोलेख। अधोलेख उसे कहते हैं जो सबसे नीचे लिखा जाता है। अधो का मतलब नीचे और लेख का मतलब लिखा हुआ। आगे मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा पत्रों के, अभी हम धीरे धीरे तो आप जान जाएंगे अधोलेख क्या होता है। तो याद रखेंगे, औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं होता, अनौपचारिक में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। सरकारी पत्र या शासकीय पत्र की बात करते हैं। अब देखेंगे ऐसा पत्र जो सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है उसे सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहते हैं। एक कार्यालय से सरकार के दूसरे कार्यालय को भेजा जाएगा, एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजा जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे जी? सरकारी पत्र। रोक लीजिएगा और उतार लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। इसमें सरकार के किसी निर्णय, किसी समस्या निदान या नीति निर्धारण को विषय बनाया जाता है। मतलब जब एक कार्यालय को दूसरे कार्यालय को सूचना देनी होती है सरकार की किसी नीति निर्धारण के मामले में, तो ऐसे कंडीशन में सरकारी पत्र लिखा जाता है। ठीक है, किसी समस्या के निदान के मामले में ये पत्र लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मानो कि स्वास्थ्य विभाग का एक अस्पताल है और अस्पतालों में बिजली नहीं जा रही, तो स्वास्थ्य विभाग बिजली विभाग को रिक्वेस्ट करता है या सरकार आदेश देती है बिजली विभाग को, तो बिजली विभाग वहां से एक पत्र लिख के जारी करेगा स्वास्थ्य विभाग को कि जी आपकी समस्याएं सुन ली गई हैं और हम इतने समय तक आपकी समस्या का निस्तारण कर देंगे। तो इसमें कई तरह की चीजें होती हैं, एक विभाग दूसरे विभाग को भेजेगा। ठीक है, इसका लेखन अन्य पुरुष शैली में किया जाता है, यह बात जरूरी है। अन्य पुरुष शैली में जो आएगा इसकी भाषा मैं और हम से शुरू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सरकार एक व्यक्ति नहीं है,
सरकार ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार है, सरकार सामूहिक रूप से आती है समूहवाचक संज्ञा में, तो कोई एक व्यक्ति नहीं है। तो यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। जैसे इसमें लिखा जाएगा कि यह सूचित किया जाता है कि यह सूचना दी जाती है, ऐसे करके शुरुआत हो गई, ठीक है। यह, या फिर ये कहा जाएगा कि यह निर्धारित किया जाता है, तो यह, वह, ये, वे, इनसे शुरू होगी। ये सवाल आता अन्य पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा है, तो वो सरकारी पत्र या शासकीय पत्र है। मैं का यूज इसमें नहीं करेंगे। मैं का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भैया सरकार कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, ठीक है। इसके बाद इसमें पहली पैरा संख्या को छोड़कर अगर पत्र लंबा है और उसमें एक से ज्यादा पैराग्राफ बना रहे हैं, तो पहले वाले पैराग्राफ का नंबर नहीं डालेंगे, नंबर 2 से शुरुआत होती है। पहले वाले का नंबर 1 नहीं डलता पैरे में, नंबर 2 से शुरुआत होती है, फिर नंबर 3, नंबर 4, ऐसा करके डालेंगे। और वो भी डालेंगे किधर, बाईं तरफ डालेंगे, ठीक है। पैरा संख्या बाईं ओर डालते हैं। प्रेषक विभाग, मंत्रालय, कार्यालय, पदाधिकारी का नाम पत्र की शुरुआत में बाईं ओर लिखा होता है। ये सवाल भी आ जाते हैं, पत्र की शुरुआत में बाईं ओर लिखा रहता है। और देखो सरकारी पत्र जो होते हैं ज्यादातर कार्यालयी पत्र होते हैं, तो सब में पत्र संख्या पहले होती है, कुछ में विभाग का नाम ज्यादा होता है। तो प्रायः अधिकांश सरकारी पत्रों में, अधिकांश, ठीक है, लगभग 95% पत्रों में सबसे पहले पत्र संख्या डली होती है। मैं ये नहीं कह रहा सभी में डली होती है। तो पत्र संख्या के नीचे प्रेषक विभाग का नाम, मंत्रालय का नाम, कार्यालय का नाम या पदाधिकारी का नाम पत्र की शुरुआत में ही होता है। भेजने वाले का नाम शुरुआत में ही होगा, ठीक है। अब देखिएगा और देखें, पत्र संख्या पत्र के शुरुआत में बाईं ओर लिखी होती है, ठीक है। दिनांक भी पत्र के शुरुआत में बाईं ओर लिखा होता है, यानी कि पत्र संख्या के नीचे। संबोधन महोदय से शुरू होता है और पत्र के अंत में अधोलेख, अधोलेख कहते जो लास्ट में है, भवदीय होता है तथा भेजने वाले का नाम, पदनाम तथा हस्ताक्षर होते हैं। रोक के इसे फटाफट नोट कर लीजिए। संबोधन महोदय से शुरू होगा, यानी कि महोदय लिखना पड़ेगा। आप इसे रोक के नोट करिएगा और मैं आपको अभी फटाफट दिखाता हूं कि प्रारूप कैसा होता है। देखिए प्रारूप है, ये सरकारी पत्र का प्रारूप हमारे पास ये है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पास जो है ना पत्र लिखने को नहीं आ रहा है अब, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो कि इसे नोट करें कि भैया पत्र कैसे लिखता है। और भी प्रारूप है मेरे पास, ठीक है, तो देख लेंगे इसे। अगर आप देखें तो सबसे पहले सरकारी पत्र का नमूना है। पहले सबसे पहले जो है इसमें भेजने वाले का नाम है प्रेषक, यहां पे एवैसे का मतलब कोई भी नाम हो सकता है। यहां पे पत्र संख्या पड़ी हुई है, पत्र संख्या की जगह स्थान का नाम है, नीचे फिर है दिनांक। उसके बाद भेजने वाले का नाम ये है, भेजने वाले का नाम क्या है, उसके बाद सेवा में सचिव, ये फिर विषय डाला गया। अगर पूछा जाए कि सरकारी पत्र में क्या संदर्भ या विषय होता है, तो होता है जरूर। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, हनी कैमरे में दिख रहा नहीं, थोड़ा हल्का प्रिंट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ये विषय है। यहां पे शुरुआत होता है संबोधन महोदय से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए यहां पे जो है ना पैराग्राफ नंबर 2 से डाला गया है, पैराग्राफ नंबर 1 पे नहीं डाला गया। यहां पे 1 नंबर नहीं लिखा हुआ है, नंबर 2 से शुरुआत हुई है। तो अगर पत्र लंबा है तो नंबर 2 से शुरुआत करते हैं पैराग्राफ की, नंबर 1 से नहीं करते। अब इधर से देख लीजिएगा, ये है, यहां पे प्रेषक विभाग, मंत्रालय, कार्यालय का नाम रहेगा बाईं तरफ। ये हमारा बाईं ओर है और ये हमारा दाईं ओर है, ठीक है। तो दाईं ओर की बात करेंगे तो दाईं ओर पत्र संख्या है, स्थान का नाम है, फिर दिनांक है, भेजने वाले विभाग का नाम, मंत्रालय का नाम या कार्यालय का नाम और पता इधर है, और प्राप्त करने वाले का नाम इधर है। तो हम वो लिख चुके हैं जो अभी हमने लिखा था, इसे देख सकते हैं। ये सेवा में लिखने के बाद किसके नाम लिख रहे हैं, प्राप्त करने के वाले का नाम लिख देंगे, उसके बाद विषय बता देंगे, महोदय बता देंगे, अपनी समस्या बता देंगे क्या है। एक से ज्यादा पैरे हैं तो दूसरे वाले पैराग्राफ का नंबर डालेंगे, नीचे भवदीय लिखेंगे, हस्ताक्षर करके लिख देंगे क्या है, ठीक है। तो इसे कहते हैं अधोलेख। अधोलेख होता है सबसे नीचे, बाईं तरफ ही रहता है। अधोलेख लगभग सारे पत्रों में बाईं तरफ ही रहता है, सबसे लास्ट में, इसलिए इसका नाम अधोलेख है। अधो का मतलब नीचे और लेख का मतलब जो नीचे लिखा गया है। क्लियर है जी, आगे देखते हैं। अब बारी आती है अर्ध सरकारी पत्र की। अब देखो जरा ध्यान से, अर्ध माने आधा और सरकारी का मतलब सरकारी। सरकारी तो है लेकिन आधा सरकारी है। अब यो क्या मसला है जी कि सरकारी तो है जी, आधा सरकारी है। तो ये मान के चले, इसमें होता क्या है, सरकारी मामले में एक अधिकारी अपने समकक्ष दूसरे अधिकारी से सलाह मांगता है। किसी चीज पे सलाह मांगेगा या फिर किसी चीज के बारे में कहेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझें कि सरकार ने
सभी डीएमओ को बुलाया है, जिलाधिकारियों को बुलाया है, एक नए चीज का उद्घाटन हो रहा है। मान लिया केंद्र सरकार किसी नए चीज का या कोई मंत्रालय किसी चीज का उद्घाटन कर रही है, उसने सभी जिलाधिकारियों को बुलाया है। अब एक जिलाधिकारी दूसरे जिलाधिकारी को ये पत्र लिख के ये पूछ सकते हैं कि मुझे सलाह दीजिएगा कि कैसे कैसे करना है, कैसे जाना है, क्या करना है, या फिर वे मना भी कर सकते हैं अपने समकक्ष अधिकारी को लिख के कि भैया मैं नहीं आ सकता, मुझे बड़ी समस्या है, मेरी जगह आप चले जाओ। तो काम तो सरकारी होता है लेकिन आधा सरकारी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि समकक्ष अधिकारी को लिखा जाएगा जब अपने समकक्ष अधिकारी से कोई सलाह मांगी जाए, या कोई सलाह मशवरा किया जाए या कोई चर्चा की जाए सरकारी काम पे। तो ऐसे कंडीशन में जो पत्र होते हैं वे होते हैं अर्ध सरकारी पत्र। मतलब यह था कि सरकार की किसी मामले पे मैं चर्चा कर रहा हूं अपने समकक्ष अधिकारी थे, ठीक है। तो देखो होगा क्या, यह पत्र सरकारी काम से एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को किसी तथ्य की ओर ध्यान दिलाने, आपस में विचार विमर्श करने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए लिखा जाता है। रोक के इसे नोट कर लेंगे फटाफट, फिर मैं समझाना शुरू करता हूं। अब ये क्या है, कार्य सरकारी होते हुए भी पत्र का स्वरूप व्यक्तिगत होता है, ठीक है। अब मैं समझा चुका, काम तो सरकारी है लेकिन भैया सरकार ने नहीं कही है, मैं खुद सलाह मशवरा लेना चाह रहा हूं। काम सरकारी है लेकिन मशवरा मैं लेना चाह रहा हूं, तो व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। अतः यह व्यक्तिगत नाम से लिखा जाता है, मतलब अधिकारी अपने नाम से लिखता है, ठीक है। ये पत्र नितांत आत्मीय ढंग से लिखे जाते हैं। नितांत का मतलब 100%, आत्मीय का मतलब अपनेपन के तरीके से, ठीक है। नितांत आत्मीय ढंग से लिखे जाते हैं, ठीक है। लिख चुके होंगे आप, आगे देखते हैं। अर्ध सरकारी पत्रों में प्रेषक का नाम एवं पदनाम बाईं ओर शीर्ष पर होता है, दिनांक भी शीर्ष पर बाईं ओर रहता है। रोक कर लिख लीजिएगा इसे, यानी कि भेजने वाले का नाम और पदनाम बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा हुआ रहेगा और साथ में दिनांक भी बाईं ओर रहेगा। इन पत्रों में संबोधन प्रायः प्रिय श्री कै की जगह कोई भी नाम हो सकता है, यानी कि संबोधन जो होगा, क्योंकि अपने समकक्ष अधिकारी को लिखे जाते हैं ये, इसलिए संबोधन जो होता है वो प्रिय से शुरू होगा। प्रिय श्री नरेंद्र सिंह, प्रिय श्री राजकुमार सिंह, कुछ भी हो सकता है। तो प्रिय से शुरुआत करते हैं, महोदय इसमें नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि आत्मीय ढंग से लिखा जाने वाला पत्र है, व्यक्तिगत स्वरूप वाला पत्र है, ठीक है। पत्र की शुरुआत में पत्र क्रमांक डला होता है। ये तो लगभग हर एक सरकारी पत्र के शुरुआत में डला होगा, लगभग, मैं सारे की बात नहीं कर रहा। शासन आदेश में पत्र क्रमांक न डल के या कार्यालय आदेश में पत्र क्रमांक न डल के पहले कार्यालय का नाम डला होता है, ठीक है। पत्र क्रमांक बाद में डला होता है, बाकी सब में पत्र क्रमांक लगभग सबसे शुरू में डला होता है। तो पत्र की शुरुआत में पत्र क्रमांक डला होगा। अधोलेख भवदीय होता है पत्र के अंत में दाईं ओर, ये हमेशा पत्र के अंत में दाईं ओर ही रहेगा। अधोलेख का मतलब जो नीचे लिखते हैं भवदीय लिखा होता है। प्रेषिती का नाम पत्र के अंत में बाईं ओर रहता है। पाने वाले का नाम, जो पत्र को पाएगा, प्रेषिती का मतलब जो पत्र को पाएगा, उसका नाम पत्र के अंत में बाईं ओर रहेगा, ठीक है। मैं आपको इसका प्रारूप दिखा देता हूं एक बार और। दो नमूने हैं अर्ध सरकारी पत्र के, देखेंगे कौन कौन से हैं। एक बार अगर आप देख पा रहे हैं, मैं इसे छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, अब देखिएगा, अब आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले अर्ध सरकारी पत्र संख्या, शुरू में पत्र संख्या डलेगी, उसके बाद दिनांक डला होगा यहां पे, उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद सीधा कै सचिव, मतलब ये भेजने वाले का नाम है, भेजने वाला जो है उसका नाम डला हुआ है जो भेज रहा है सीधा। उसके बाद ये कहेगा कि मैं बैठक में सम्मिलित होने का मुझसे आग्रह किया था लेकिन मैं उस समय आ नहीं पाऊंगा, ठीक है। कोई दूसरी तिथि को अगर बैठक हो रही है तो मुझे सूचित करें, मैं सहर्ष आ जाऊंगा। मतलब किसी मामले का मशवरा देने के लिए ही है, किसी मामले पे सलाह मशवरा करने के लिए, अपनी मजबूरी बताने के लिए लिखे जाते हैं। इधर लिखा होता भवदीय, हस्ताक्षर हो जाते हैं, नाम लिखा होता है, और इधर लिखा होता प्रेषिती का नाम, ठीक है। यहां पे प्रेषिती का नाम होता है जिसे मिला होता है, हमने इसकी बात करना। देखो यहां पे भी प्रेषिती का नाम लिखा होता है जिसे पत्र माले वाला है, और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास बाईं ओर नीचे लिखा रहता है। और यहां पे भवदीय से अधोलेखन होगा, भवदीय यहां, यह है प्रेषक भेजने वाला, भवदीय लिखेगा, एक बार अपना नाम यहां भी लिख लेगा और एक बार अपना नाम यहां भी लिख देगा,
ठीक है। उसके बाद दिनांक भैया यहां डला रहेगा और पत्र क्रमांक क्या रहेगा, सबसे शुरू में रहेगा। तो आप नमूना देख के समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा सरकारी पत्र है, तनाव मत लीजिएगा, लिखने के लिए बिल्कुल नहीं आता, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लगाना है बस। तो मैंने आपको बता दिया कि बाई दाई होता क्या है, आपको समझ में आ जाए। तो ये है इसका नमूना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है शासकीय पत्र, नॉन ऑफिशियल लेटर। इनका भैया अंग्रेजी नाम भी याद करते रहे, रोक लीजिएगा और लिख दीजिएगा। यह अनौपचारिक पत्र होता है, अशासकीय पत्र है, नॉन ऑफिशियल लेटर है, सरकारी नहीं है। जब सरकारी नहीं है तो क्या है भैया तो फिर कहने का मतलब यह है कि कार्यालयों के बीच में तो चलेगा, एक डिपार्टमेंट अपनी कार्यालय के दूसरे डिपार्टमेंट को लिख सकता है, लेकिन क्योंकि बात अंदर की है तो औपचारिकता की जरूरत नहीं है। तो ये अनौपचारिक पत्र होता है, यानी कि भाषा शैली इसकी अनौपचारिक हो सकती है, ठीक है। यह एक कार्यालय के एक विभाग अथवा अनुभाग द्वारा उसी कार्यालय के दूसरी विभाग अनुभाग को लिखा जाता है। मतलब किसी ऑफिस के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को लिखा जाएगा। और जब भी बात अंदर की हो, ऑफिस की हो, तो अधोलेखन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब एक ही ऑफिस के अधिकारी होते हैं, एक ही ऑफिस के कर्मचारी होते हैं, वे अपने वरिष्ठ अधिकारी को, अपने समकक्ष और अपने नीचे वालों को सबको जानते हैं। तो अधोलेखन में नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी अंदर के पत्र होंगे, अंदर के मतलब एक ही कार्यालय के, एक ही ऑफिस के, तो ऐसे में अधोलेखन में नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हस्ताक्षर करने से और पदनाम लिख के काम चल जाता है। अगर एक ही ऑफिस या एक ही कार्यालय के अंतर्गत पत्र लिखे जा रहे हैं तो ये मान के चलिएगा नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। अधिकारी को हस्ताक्षर करेगा सीधा और पदनाम लिख देगा अपना कि किस पद के ऑफिसर ने लिखा है और काम चल जाता है। तो ये क्या होता है भैया, अंदर की बात होती है, अंदर के लोग आपस में लिखते हैं। इसमें पत्र संख्या पत्र के शुरुआत में डालना आवश्यक है। देखो भैया, पत्र संख्या तो सबके शुरुआत में डलती है ही, ठीक है। तो पत्र संख्या पत्र के शुरुआत में डालना आवश्यक है। इसमें कोई संबोधन नहीं होता। अरे जब घर की बात है, पता है घर की बात है, तो संबोधन डालने की जरूरत नहीं होती। महोदय किसे कहेंगे, किसी को नहीं कहेंगे। अरे साथ वाले को कहने की आवश्यकता नहीं होती। प्रायः क्या होता है, एक ही ऑफिस के आपस में अपने मामले होते हैं। मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑफिस के अधिकारी हैं और वे ये चाहते हैं कि मेरे यहां जितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो चपरासी हो गए या फिर कोई और हो गए, हम चाहते हैं कि उनकी बेटी की जब शादी हो तो हम थोड़ा सा सहयोग दें उन्हें। तो ये किसी बड़े अधिकारी के मन में आया। सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है, तो बड़ा अधिकारी क्या करेगा, अपने सरकार के, अपने ऑफिस के, अपने विभाग के जितने भी ऑफिस, मतलब जितने भी विभाग हैं और छोटे छोटे अनुभाग हैं, उन सबको अपनी ये वाली बात लिखकर राय बताएगा कि भैया ऐसा ऐसा करना चाह रहे हो, मैं बताओ करोगे क्या। तो होता क्या है कि जब आपस की बात है तो संबोधन की आवश्यकता भैया इसमें नहीं होती। केवल संबंधित विभाग या अनुभाग का नाम होता है, यानी कि किसने लिखा है, कौन से विभाग के अधिकारी लिख रहे हैं, उस विभाग या अनुभाग का नाम होता है, और किसे लिखा जा रहा है, उस विभाग या अनुभाग का नाम होता है, ठीक है। अनुभाग का मतलब हो गया छोटा, विभाग का मतलब हो गया एक विभाग, और अनुभाग का मतलब हो गया विभाग के अंदर जो छोटे से डिपार्टमेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे, पत्र में विषय की ओर संकेत करते हुए सीधी बात कह दी जाती है। अपनों से कैसे शर्माना, ऑफिस की बात है, अधिकारी बड़ा है, और ऑफिस में जो अधिकारी रहता है ना सबसे बड़ा, उसे टोकने की हिम्मत किसी की नहीं होती। बॉस है भैया, वो सीधी बात कह देगा, विषय लिख देगा किस विषय में लिखा है, और सीधी बात कह दी जाती है। पत्र की समाप्ति पर अधोलेखन नहीं होता है, केवल हस्ताक्षर तथा पदनाम होते हैं। मैंने बताया है हस्ताक्षर और पदनाम से काम चल जाएगा, अधोलेखन की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पता कि भैया बॉस ने लिखा है, सिग्नेचर भी सब पहचानते होंगे, और पद का नाम। अरे मैं जिस कार्यालय में काम करता हूं, मेरा बॉस कौन है उसका तो नाम मुझे पता होगा ना, ज्वाइनिंग करते ही पता चल जाता है। पत्र में तिथि ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, घर का मामला है, अनौपचारिक हो गया, जहां मर्जी वहां लिख दो, ठीक है। देखेंगे इसका प्रारूप देख लीजिएगा। पत्रांक संख्या सबसे शुरू में डलेगी, अनुभाग संख्या ये, विषय क्या है, पत्र की विषय वस्तु ये रहेगी, हस्ताक्षर, पदनाम और अनुभाग का नाम, सीधा सिग्नेचर, यहां पे पदनाम रहेगा या अनुभाग का नाम रहेगा, अधोलेख भब्दिया वगैरह कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। नमूना क्या है, देखो यहां पे शासकीय पत्र संख्या एरी, दिनांक एरिया, ठीक है। दिनांक डाला जाएगा किधर की तरफ जी, बाईं तरफ, सॉरी दाईं तरफ, ये दाईं है ना, ये दाईं तरफ दिनांक आ जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा भैया बाईं तरफ पत्र संख्या।
पत्र संख्या डाल दिया। विषय क्या है? महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतन एरियर का भुगतान। महाविद्यालय के जितने शिक्षक हैं उनके वेतन का भुगतान कर दिया जाए, उसके बारे में लिखना है। और सीधा भैया बिना अधोलेखन के, भवदीय, सेवा से, आज्ञा से कुछ ना लिख के सीधा नाम लिख के सिग्नेचर मार के और पदनाम लिख दिया। सॉरी नाम नहीं होता, सीधा सिग्नेचर होता है और पदनाम होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोग देख पाए। अब देख पा रहे होंगे। ठीक है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है भैया, ये बस छोटा सा ही है, यही है हमारा जो भी है। अरे सॉरी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आता भैया परिपत्र। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पता क्या है? सुबह सुबह जो तुम्हारे उस पर फ्री के मैसेज आते होंगे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, ये वही है। सेलेक्ट ऑल और भेज दिया, ये वही वाला है। ऐसा मैसेज सेलेक्ट ऑल और भेज दिया। जब कोई सूचना, चाहे वो किसी मीटिंग के बाद हो, चाहे केंद्र सरकार राज्य सरकार को देना चाह रही हो, चाहे एक मंत्रालय अपने अधीनस्थ सारे कर्मचारियों को देना चाह रहा हो, चाहे एक विभाग अपने सारे अनुभागों को देना चाह रहा हो, एक से अधिक का मामला होना चाहिए। सेलेक्ट ऑल वाला जो ऑप्शन होता है ना, वो यही है परिपत्र। परिपत्र को सर्कुलर कहते हैं, जो सर्किल हो जाए। सर्किल का मतलब हो गया गोल, जो चारों तरफ घूम जाए, इसलिए इसका नाम हिंदी में घुमक्कड़ गश्ती पत्र भी है। रोक लीजिएगा और लिख लीजिएगा फटाफट। ठीक है, यहीं पर वीडियो को रोक लें और ये नोट कर लीजिएगा। और अगर दिक्कत हो रही हो क्वालिटी में तो भैया 720 कर लो, उसके बाद फिर 360 पे चलने दो, और जब लिखना हो तो 720 कर लिया करें। ठीक है, तो इसे घुमक्कड़ गश्ती पत्र भी कहते हैं। परिपत्र एक प्रकार की सूचना होती है जो किसी विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दी जाती है। किसी मीटिंग के बाद अगर अधिकारी चाहे कि भैया सबको सूचना दे दी जाए तो जब भी चली जाएगी। तो ये एक से ज्यादा होने चाहिए। 100, एक बार में 100, एक बार में समस्त, ऐसा करके स्टेटमेंट आता है। एक बार में एक से अधिक, ऐसा करके स्टेटमेंट आपको एग्जाम में मिलेगा। परिपत्र में पत्र संख्या शुरुआत में लिखी जाती है, कोई नई बात नहीं है, सब में पत्र संख्या शुरुआत में लिखी जाएगी। परिपत्र विभाग की आंतरिक या व्यापक जानकारी के लिए वितरित कराया जाता है। ठीक है, आंतरिक जानकारी या व्यापक, छोटी या बड़ी जानकारी के लिए वितरित कराया जा सकता है। आगे देखेंगे, रोक के लिख लीजिएगा फटाफट। पत्र के अंत में अधोलेख भवदीय होता है। पत्र के अंत में दाईं ओर हस्ताक्षर तथा पदनाम होते हैं। नाम नहीं लिखते हैं अपना, हस्ताक्षर और पदनाम होगा। ठीक है, परिपत्र के साथ एक सादा पेपर नत्थी रहता है। नत्थी का मतलब होता है स्टेपल। ठीक है, 10वीं कक्षा में जो नकल लिखते कॉपी नत्थी हो जाती थी 12वीं में। ठीक है, नाथ दे करते थे, नाथने का मतलब सिल देना। तो एक प्लेन पेपर परिपत्र के नीचे लगा होता है। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, एक परिपत्र गया, उसमें कोई जरूरी सूचना है और एक अधिकारी ने देख भी ली या एक कर्मचारी ने देख ली, लेकिन वो आलस्य कर जाता है। जब उससे पूछा जाए कि क्या तुमने परिपत्र देखा था, वो मना कर दे मैंने तो ना देखा था। अब कहीं सीसीटीवी फुटेज थोड़ी ना, ना व्हाट्सएप की तरह ब्लू टिक थोड़ी ना होगा भाई, है कि नहीं। तो एक प्लेन पेपर अटैच रहता है, पढ़ाया जाता है कि हाँ भाई परिपत्र नंबर ही आया है, आप सूचना से अवगत हो गए। वे कहेंगे हाँ हो गए, तो भैया अपना सिग्नेचर कर दो। तो एक सादा पेपर यानी कि प्लेन पेपर अटैच रहता है। उस अटैच्ड पेपर पे लोग जानकारी लेने के बाद जो परिपत्र में लिखी हुई है अपने सिग्नेचर मार देते हैं। तो ये रिकॉर्ड हो जाता है कि भैया अर्जुन कुमार ने और भोला सिंह ने या कलवा ने हमारी जो सूचना है वो देख ली। क्लियर है, तो ये रिकॉर्ड हो जाता है। वे कल के दिन को मुकर नहीं सकते कि जी मुझे पता नहीं था। तो सादा पेपर नत्थी रहता है जिस पर हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। आगे देखें, यह कार्यालय ज्ञापन के समान होता है जो एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है। कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन उसे कहते हैं जिसमें किसी मामले की जानकारी किसी को कराई जाती है। जब किसी को आपने सुना होगा कि भैया व्यापारियों ने खराब रोड के मामले में ज्ञापन नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को सौंपा, न्यूज़पेपर में हेडलाइन देखा होगा। तो ज्ञापन का मतलब हो जाता है जानकारी। तो ये कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन के समान होता है जो एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जा सकता है। ये जरूर है कई होने चाहिए, 100, 150, 200, 2000, 5000 सबको भेज सकते हैं। एक को नहीं भेजा जाता, सिंगल को, एक साथ कई को। यह एक से अधिक मंत्रियों को भेजा जा सकता है, अधिकारियों को भेजा जा सकता है, राज्य सरकारों को भेजा जा सकता है, विभागों को भेजा जा सकता है, कार्यालयों को भेजा जा सकता है।
और भैया एक साथ भेजा जा सकता है, सेलेक्ट ऑल और सेंड कर दो, ठीक है। एक साथ में एक से अधिक, ये वाली बात जरूरी है, याद रखना है। क्लियर? कल मैं इसका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो बढ़िया करके रिवीजन करके रखें, मेरे आंसर देने से पहले पहले जवाब देने हैं, ठीक है। पत्र लेखन का कोई प्रश्न गलत नहीं रहेगा अगर आप समझते हुए चलेंगे तो। आगे देखते हैं। देखो भैया परिपत्र का नमूना देख लो, ठीक है। देखो एरिया, इसमें क्या है, परिपत्र नमूना 1, भवदीय लिखा हुआ है, हस्ताक्षर है, पदनाम है, सीधा भवदीय के बाद हस्ताक्षर पदनाम। यहां पे सेवा में लिखा गया है, विषय दिया जाता है, संदर्भ या विषय होता है कोचिंग में पढ़ाने वाले अध्यापकों की सूची। और उसके बाद लिख दिया, मुझे सरकार से निर्देश मिला है कि महाविद्यालय के ऐसे समस्त प्राध्यापकों की सूची तैयार करा ली जाए जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी के ऐसे टीचर जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उनकी सूची तैयार करा दो। और यह सूची हर हाल में मेरे पास 3/5/2001 को आ जानी चाहिए, मतलब कोई भी डेट डाल सकते हैं, अपनी कोई भी बात लिख सकते हैं। उसके बाद पृष्ठांकन और प्रतिलिपि ये भेज दी जाए। पृष्ठांकन किसे कहते हैं, पृष्ठ प्लस अंकन। इसके पीछे ही एक बात निश्चित कर दी जाती है, जिस अधिकारी को जितनी जरूरी बात पता हो उसे अंकित कर देते हैं पेपर के पीछे, वही पृष्ठांकन होता है। आगे हम डिटेल से जानेंगे इसे। तो प्रतिलिपि का मतलब इसकी कॉपी किसे भेजी जानी चाहिए, एक साथ कई सारे को। तो उत्तर प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों के प्रबंधकों को भेजी जाए, प्रदेश के समस्त उप शिक्षा निदेशकों को भेजी जाए, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजी जाए और समस्त लेखाधिकारियों को। तो एक साथ इतने सारे जनों को यह भेजा जाएगा, समझ में आई? तो एक साथ एक से ज्यादा अलग अलग विभागों को भी भेजा जा सकता है, संबंधित विभाग जिन्हें सूचना मिलनी चाहिए सबको भेजा जा सकता है, ठीक है। तो आप देख चुके होंगे इसका नमूना। डेट इधर दड़ी होती है, सेवा में शुरुआत करेंगे, विषय होगा, संबोधन कोई महोदय वगैरह नहीं होता है, ठीक है। अधोलेखन में भवदीय लिखा है और काम चल जाएगा। कभी कभी नहीं भी लिखते, कहीं कहीं लिखा जाता, कहीं कहीं नहीं लिखा जाता, ठीक है। मेन मुद्दा जो इससे जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा सवाल आया वो आया है, एक से अधिक लोगों को एक साथ भेजा जा सकता है, वो यही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अनुस्मारक किसे कहता है? बताइए स्मारक क्यों बनवाया जाता है? रोक लीजिए और लिख दीजिएगा भैया, अनुस्मारक बनवाया क्यों जाता है? बताइए अनुस्मारक क्यों बनाते हैं? गांधी स्मारक बना दिया, मतलब गांधी जी को याद रखने के लिए। महाराणा प्रताप स्मारक बना दिया, याद करने के लिए। शहीद स्मारक बना दिया, शहीदों को याद करने के लिए। तो अनुस्मारक जब भेजा जाता है जब किसी पत्र का जवाब ही नहीं आता, याद दिलाने के लिए भेजा जाता है। जब हमने मान लिया नगर पालिका में मैंने कोई लेटर भेजा, मुझे उसका जवाब ही नहीं मिला आज तक, तो मैं दोबारा उसके याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजूंगा, क्योंकि मैं लेटर पहले भेज चुका हूं। तो अति संक्षिप्त रूप में लिखा जाता अनुस्मारक। सीधी बात कह दी जाती है कि जी पत्र संख्या इतना इतना इस दिनांक को भेजा था, अब तक मुझे कोई जवाब प्राप्त न हुआ, कृपया जल्दी से जवाब देने की या कार्यवाही करने की कृपा करें। तो ये वाली बात लिख दी जाती है। तो अनुस्मारक में पहले वाले पत्र का जिक्र करके और याद दिलाया जाता है, बस, बाकी कोई बात नहीं लिखते, पत्र को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। तो देखेंगे किसी आवश्यक सरकारी पत्र से प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त होने में विलंब होने पर संबंधित विभाग को जो स्मरण पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मारक कहते हैं। इसमें सबसे शुरू में संख्या डाली जाती है, पता ही है भैया, संख्या सबसे पहले डलेगी। यह तार, फैक्स अथवा स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है। अनुस्मारक में पिछले पत्र का संदर्भ स्पष्ट रूप से दिया जाता है और यह अति संक्षिप्त होता है। अति संक्षिप्त हो गई भैया इसलिए क्योंकि पिछले पत्र की बस जानकारी देनी है। रोक लीजिएगा, नोट कर दीजिएगा, याद दिलाने के लिए लिखा जाता है। और ऐसी प्रश्न आता है, सवाल यह आता है कि किसी पत्र का जवाब ना मिलने पर या कार्यवाही ना होने पर कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो अनुस्मारक लिखा जाता है याद दिलाने के लिए। यह प्रश्न कई बार आया है, जब हम प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो देखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अनुस्मारक यदि एक ही कार्यालय के एक ही विभाग द्वारा उसी कार्यालय के दूसरी विभाग को भेजा गया है तो पत्र के अंत में बाईं ओर केवल हस्ताक्षर एवं पदनाम लिखा जाता है। अभी मैंने आपको बताई है, कोई सा भी लेटर अगर एक ही विभाग के अंदर घूम रहा है, एक ही ऑफिस के अंदर एक विभाग दूसरे विभाग को लिख रहा है, ऑफिस एक ही है, तो ये मान के चलिएगा उसके नीचे अधोलेखन लिखने की जरूरत नहीं है, हस्ताक्षर और पदनाम से काम हो जाता है। ठीक है, लिख दिया तो भी सही है, आवश्यकता नहीं होती, हस्ताक्षर और पदनाम से क्या होता भैया, काम हो जाता है। जब एक ही ऑफिस में लिखा जा रहा है आपस की बात हो जाती है ना फिर वो। ठीक है, तो देखेंगे अनुस्मारक हो गया। अब अनुस्मारक की जगह सेविंग ग्राम है भैया, पहले चलता था अब नहीं चलता। बार बार अनुस्मारक भेजने पे भी कोई ना माने
तो गोपनीय संदेश भेजा जाता है। समझ मारी बात? कुछ ऐसा लिखा जाता होगा कि हाँ भाई काम कर दो नहीं तो ये कर दूंगा, गोपनीय होता है। मजाक कर रहा हूं मैं, होता गोपनीय है। जब बार बार अनुस्मारक भेजने पर भी कार्य नहीं होता तो सेविंग ग्राम भेजा जाता है, और जैसी सेविंग ग्राम मिलता है तो तुरंत कार्यवाही करने का प्रावधान है सेविंग ग्राम पे। वर्तमान में इसका चलन लगभग बंद हो गया है, और सेविंग ग्राम को भैया तार से नहीं भेजा जा सकता था। पहले जो तार भेजते थे, टेलीग्राम जो भेजते थे, उसके माध्यम से नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि लीक होने की संभावना है। क्योंकि टेली ऑपरेटर जो होता था वो बार बार जब संदेश को कोड और डिकोड किया जाएगा तो वो समझ जाएगा कि इसमें क्या लिखा है, तो बात किसी तीसरे पर नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गोपनीय संदेश होता था, तो तार द्वारा नहीं भेजा जाएगा, द्रुत डाक द्वारा। स्पीड पोस्ट को हिंदी में द्रुत डाक कहते हैं। द्रुत का मतलब तेज और पोस्ट का मतलब पोस्ट। तो द्रुत डाक द्वारा भेजा जा सकता है, इसे तार द्वारा नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, अब इसका चलन हो गया बंद। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना भैया बंद हो गया। व्हाट्सएप पे मिस कॉल पे मिस कॉल, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज डालो जाएंगे, अरे कराना कराना। और बात जरूरी भी नहीं है कि फोन किसी दूसरे से लगवाना हो, खुद ही लगा सकते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर बोलते हैं इसे। अब देखो कार्यालय आदेश का मतलब हो गया कार्यालय के अंदर ही अंदर घूमेगा। अधोलेखन लिखा भी जा सकता, नहीं भी, अंदर ही अंदर। अब क्योंकि आदेश है यो, आदेश अगर मैं कोई दूंगा तो आज्ञा से तो लिख सकता हूं, मर्जी है तो कहीं कहीं लिख दूंगा आज्ञा से, और ना भी लिखूंगा हस्ताक्षर करके पदनाम लिख देगा तो काम चल जाएगा। समझ मारी बात? कार्यालय आदेश है, कार्यालय के अंदर अंदर ही घूमेगा, एक ही कार्यालय के अंतर्गत लागू रहेगा, दूसरे कार्यालय पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो होता क्या है, अब देखो कार्यालय आदेश की बात हो रही है, तो आदेश जो होता है, आदेश तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा तुम्हें देते होंगे, तुम अपने पापा को दे दो हैं, और राजपाल ऐसा कहते हैं, हाँ भाई राजपाल आज अल्पाइन लेगा। अरे पिताजी तो दे सकते हैं ना, बड़ा ही तो छोटे को दे सकता है। तो कार्यालय आदेश या कोई सा भी आदेश हो, सदैव वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारियों को देगा, यानी कि बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को देगा। और अर्ध सरकारी जो पत्र है, आपस की बात है, अर्ध सरकारी पत्र, तो ये मान के चलिएगा वो केवल बराबर लेवल वाले को लिखा जाएगा। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र में मेरे हिसाब से, एक मिनट रुकिए जरा, मुझे और चीज और याद आ रही है। अर्ध सरकारी पत्र में देखो भैया, ये शायद हमने रिपीट नहीं किया है या कर लिया है। समकक्ष अधिकारी को भेजा जाता है और मध्यम पुरुष शैली में, मुझे भी याद आ गई थी, आपने रिपीट कर लिया होगा। अरे भाई जब आपस की बात हो रही तो मैं और हम की बात होगी, ये वाली लाइन अभी याद आई। देखो मुझे, जब आप याद करोगे तो आपको भी ऐसी याद आएगी, क्योंकि मामला पता क्या है, मामला जो है भैया वो आपस का है। तो जब कार्यालय आदेश की बात हो रही तो भैया कार्यालय आदेश जो होगा किसी कार्यालय के आंतरिक प्रशासन से संबंधित होता है। यह किसी मंत्रालय, कार्यालय के विभाग, प्रभाग या अनुभाग द्वारा निकाले गए आदेशों की सूचना होती है। जब कोई कार्यालय अपने द्वारा जारी किए गए आदेश बताना चाहता है अपने कर्मचारियों को या अपने नीचे वाले अधिकारियों को, तो जब जारी किया जाता है, ये सबसे ऊपर कार्यालय का नाम लिखा होता है भैया, पत्र संख्या इसमें नहीं होती, मतलब आदेश संख्या नहीं होती, सबसे ऊपर कार्यालय का नाम, बाकी सब में पत्र संख्या डली होती है। आदेश जो है उसमें कार्यालय का नाम सबसे पहले डला होगा। ठीक है, कार्यालय आदेश सदैव वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ अधिकारियों को दिया जाएगा। अभी चर्चा की है, अरे बड़े तो छोटे को आदेश देंगे ना, या छोटा दे देगा। आदेश अगर है तो हमेशा बड़ा छोटे को देगा, और अगर रिक्वेस्ट है तो हमेशा छोटा बड़े से करेगा। विनती या प्रार्थना छोटा बड़े से करता है, और आदेश हमेशा बड़ों के द्वारा छोटों को दिया जाता है। तो वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कनिष्ठ अधिकारियों को जारी किया जाता है। रोक लीजिएगा और लिख दीजिए, ये बात जरूरी है कि सबसे ऊपर कार्यालय का नाम है, बाकी जितने हमने कार्यालयी अगर पत्र हैं, कार्यालयी पत्र हैं, तो सबसे ऊपर पत्र संख्या डली होगी। जितने भी हमने पढ़े थे सब में पत्र संख्या है पहले। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्यालय आदेश में संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर में पदनाम पत्र के अंत में दाईं ओर होता है। इसमें संबोधन महोदय तथा अधोलेखन नहीं होता। भैया देखो, आपस का मामला है, और जब बड़ा अधिकारी, तुम्हारे पापा तुमसे कोई बात कहेंगे तो पहली बात तो वे प्रार्थना नहीं कर रहे जो तुम उन्हें महोदय, तुम्हारे पापा तुम्हें महोदय कहें, इतने बड़े लाट साहब नहीं हो, उन्हें कहोगे महोदय प्रिय, या तो प्रिय पुत्र कहेंगे। अब वो अगर प्रिय पुत्र कहेंगे तो अनौपचारिक हो जाएगा, प्रिय पुत्र शुभाशीष तो अनौपचारिक हो जाएगा ना वो। लेकिन अगर पिताजी तुमसे कोई बात कह रहे हैं तो वे महोदय वगैरह नहीं कहेंगे। महोदय हम हमेशा अपने छोटे से बड़े को कहते हुए लिखा जाएगा। महोदय जब ही तो कहोगे ना अपने से बड़े व्यक्ति को जब संबोधित करोगे,
जब भी तो महोदय कहोगे। बड़ा छोटे को कह रहा है तो महोदय की आवश्यकता नहीं होती। और भैया इसमें अधोलेखन नहीं होता। कभी कभी अधोलेखन आज्ञा से लिखा जा सकता है बाईं तरफ, क्योंकि आदेश है तो आज्ञा से, आदेश किसी की आज्ञा से तो अप्लाई होगा ना, तो आज्ञा से कहीं कहीं लिखा जा सकता है, कभी कभी, ज्यादातर मामलों में नहीं होता। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। अधिसूचना या विज्ञप्ति भैया बहुत बार आई है, याद रख लियो इसे कहते हैं नोटिफिकेशन। एग्जाम में दबदबा है इसका और परिपत्र का। अधिसूचना होती क्या है? जब सरकार कोई नया नियम लागू करती है, कोई नई छुट्टी जारी करती है, कोई नया दिवस बनाती है, जैसे योग दिवस बनाया गया, घोषित कर दिया गया ना योग दिवस 21 जून को। कोई नई छुट्टी, मान लिया कोई नए महापुरुष हैं, सरकार उन्हें श्रद्धांजलि देना चाह रही तो उनकी जयंती वाले दिन छुट्टी कर दी, कोई नई छुट्टी। कोई सेवानिवृत्त हो गया है, रिटायर हो गया है, कोई बड़ा पदाधिकारी रिटायर हो गया, तो कोई नियम है सरकार ने बनाया वो लागू कर रही है, कोई अधिनियम है जिसे सरकार लागू करना चाहती है, कोई अधिकार है जो पब्लिक को नया अधिकार दिया गया उसे लागू करना चाह रही है। तो सरकार जो भी काम करेगी सभी के लिए सार्वजनिक रूप से उसे अधिसूचना में जारी किया जाता है। और अधिसूचना की खासियत यह है कि वो भारत के राजपत्र या गजट में प्रकाशित होगी। ये लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे कहते हैं गजट या राजपत्र। राजपत्र का मतलब हो गया राजा का पत्र, ऐसा पत्र जिसमें राज आज्ञा आती हो। तो भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल जो सूचना जारी की जाती है वो राजपत्र में की जाती है, भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल सूचना। तो राजपत्र में जारी की जाएगी, सरकारी में जरूर याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे बड़ा पॉइंट है ये कि निम्नलिखित में से कौन सी राजपत्र में जारी की जाती है, तो वो अधिसूचना होती है, जरूर याद रखेंगे। इसमें नई नियुक्तियों, सेवानिवृत्तियों यानी कि रिटायरमेंट, अवकाश, नई छुट्टी सरकार अगर कोई लगा रही है तो, नया अधिकार, किसी चीज की स्वीकृति, नए नियम बनाने हो, नए आदेशों का पालन करना हो या नए आदेश जारी करने हो, किसी का निधन हो गया हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का निधन हो गया हो आदि की सरकारी सूचना प्रकाशित होती है। ठीक है, देखिए कर्तव्य इसके अंतर्गत नहीं आते। नागरिकों के प्रति जो कर्तव्य है वो हमें खुद समझने हैं। सरकार, हमारा कर्तव्य क्या है वो मेरे अंतर्मन से ही, मेरे अंतःकरण से ही होगा, मुझ पर कोई थोप नहीं सकता है। तो कर्तव्य अधिसूचना के अंतर्गत नहीं आते। बाकी नियम हम पे थोपे जा सकते हैं बना के, है कि नहीं? अरे हेलमेट नहीं पहनोगे तो जुर्माना लगेगा, कोरोना में बाहर निकले तो भाई लाल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे नियम हैं, अधिसूचना में जारी करते हैं। कोई नई नियुक्ति हुई हो, कोई नई पोस्ट बनाई हो सरकार ने, ठीक है, सारे के सारे तो ये गजट में प्रकाशित होंगे। राजपत्र होता है, ऑफिशियल सूचना होती है। अधिसूचना को राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से सचिव स्तर के वरिष्ठ IAS अधिकारी, भारत में सरकारी नौकरी का सबसे ऊंची जो पोस्ट है वो है कैबिनेट सचिव की। तो सचिव होते हैं, उप सचिव होते हैं, वे जारी करते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल की तरफ से। सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा जारी की जाती है। सचिव हो सकते हैं, उप सचिव हो सकते हैं या अतिरिक्त सचिव हो सकते हैं, तो उनके द्वारा जारी की जाएगी। इसमें भेजने वाले के नाम का उल्लेख नहीं होता है। अधिसूचना है, भारत का राजपत्र ऊपर लिखा होगा, गजट लिखा होगा, तो समझ लीजिएगा वो ही है सब कुछ। तो भेजने वाले का नाम का उल्लेख नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ये अधिसूचना के मामले में है जानकारी, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया से नोट करके 2-3 बार रिवीजन करके इनका और शेयर भी कर दीजिए अगर मजा आ गया हो तो। और हम जो कल करेंगे प्रैक्टिस सेट, उसमें आपके लगभग सारे प्रश्न बन जाएंगे। जो इसमें छूट गए हैं 1-2 पॉइंट वाले, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बचा है, ठीक है, उसके अलावा लाइसेंस बचा है हमारे पास, वारंट बचा है, समन बचा है, उन्हें हम उसमें निपटा लेंगे। 1-1, 2-2 लाइन के हैं, तो बड़े बड़े थे वे मैंने आपको कवर करा दिए। अच्छे से नोट्स बनाइएगा। धन्यवाद।